नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीयूटी पीवाईक्यू पेपर सॉल्यूशन में आज हम जो पेपर लेकर आए हैं ये 30 मई 2023 में सेकंड शिफ्ट का पेपर है एबीसी ग्रुप का। इसमें हम लोग एग्रीकल्चर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले आया। क्वेश्चन है स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड सेव % ऑफ वाटर। स्प्रिंकलर सिंचाई विधि से कितने पानी की बचत होती है, ये हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं। एक यहाँ पर आता है इरिगेशन इफिशियंसी, और दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सेव वाटर। अगर हम लोग यहाँ पर मेथड्स देखें जैसे कि स्प्रिंकलर और एक इंपॉर्टेंट मेथड है ड्रिप और स्प्रिंकलर मेथड में अगर हम लोग बात करें दोनों की इरिगेशन एफिशिएंसी अगर देखी जाए तो स्प्रिंकलर मेथड की 50 to 70% हमने कहा इरिगेशन एफिशिएंसी है। ड्रिप मेथड जो है इसकी इरिगेशन एफिशिएंसी 70 to 90% है। वाटर सेविंग की बात करते हैं तो 25 to 50% तक स्प्रिंकलर मेथड में वाटर सेव होता है और 50 to 70% वाटर सेव होता है हमने कहा ड्रिप मेथड में। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आने वाला है, क्योंकि स्प्रिंकलर मेथड हमसे पूछा है, तो इसमें 30 to 40% जो वाटर है ये सेव होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, 30 to 40%। तो ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हिस्पा इज एन इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ विच क्रॉप। हिस्पा कौन सी फसल का हमने कहा इंपॉर्टेंट पेस्ट है या इंसेक्ट है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें आता है भाई ये राइस का है। राइस का एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है ये। इसका अगर हम लोग साइंटिफिक नेम देखें तो साइंटिफिक नेम है डिक्लेडिस्पा आर्मीगेरा। ये इसका राइस का एक इंपॉर्टेंट हमने कहा हिस्पा जो है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है। और ये क्या करता है भाई, तो इसकी जो ग्रब होती है, ग्रब हमने कहा माइन इनटू लीफ ब्लेड एंड फीड ग्रीन टिश्यू बिटवीन वेन्स। जो लीफ वेन्स होती हैं उसके बिटवीन हम लोग देखते हैं कि जो जैसे पूरी लीफ हो गई, ये मैंने कहा पूरी लीफ का हमने कहा ये ग्रीन कलर की पूरी लीफ हो गई। ये राइस की हमने कहा कि लीफ है ये। तो ये इसकी जो वेन्स होती हैं, जैसे हमने कहा कि ये इसकी वेन्स हो गई, तो इसके बिटवीन ये क्या करता है, इसको माइन करके अंदर चला जाता है इसका जो ग्रब है, और इस तरह से इसके जो ग्रीन टिश्यू होते हैं उनको फिट करता है ये राइस हिस्पा इस तरह से। तो ये हमने राइस हिस्पा के बारे में यहाँ पर बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल क्रॉप। अनाज की फसल नहीं है, सीरियल क्रॉप नहीं है, ये हमारे सामने क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें ग्राउंडनट, ये ग्राउंडनट क्या है, ग्राउंडनट है ऑयल सीड्स। और सोरघम, व्हीट और पेडी की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये सीरियल क्रॉप्स हैं। ये सीरियल्स हो गई और ग्राउंडनट जो है ऑयल सीड क्रॉप में आती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपने यहाँ पर देख ही लिया। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोल रहा है द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर
सप्लाइंग मॉइस्चर एसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ इज नोन। बहुत ही सिंपल सा है कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नमी की आपूर्ति जब कृत्रिम रूप से की जाती है तो इसको क्या बोलेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि ये डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन है इरिगेशन की। और इससे अपोजिट क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर इस तरह से बोल सकते हैं कि इसका अपोजिट होता है ड्रेनेज। ड्रेनेज में हम लोग क्या बोलेंगे, तो आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम फील्ड, मतलब खेत से जो अतिरिक्त पानी है उसको निकाल देना, उसको जल निकास कहा जाएगा। और हम यहाँ आवश्यक पानी को कृत्रिम रूप से दे रहे हैं तो इसको बोला जाएगा इरिगेशन। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो होता है ये हम लोग इरिगेशन में, इरिगेशन करना है कि नहीं करना है उसका पता लगाने के लिए हम लोग इसका मॉइस्चर टेंशन यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं सॉइल वाटर रिजिम, मृदा जल व्यवस्था। ये तो इरिगेशन करना है, इसके लिए हम अरेंजमेंट जो करते हैं वाटर का, बात उसकी हो रही है। लेकिन हम लोग आर्टिफिशियली जब फील्ड में जो इम्पोर्टेंट हमने कहा अमाउंट है या रिक्वायर्ड वाटर जो है उसको जब फील्ड में हम लोग देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आया। इन सॉइल टेस्टिंग कलर ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय विच चार्ट। तो आप सब इस बात को जानते हैं कि ये जो कलर चार्ट है ये मुंसेल ने दिया था। मुंसेल जो है ये, इनको हम लोग बोलते हैं कि इन्होंने सॉइल का कलर चार्ट दिया था। मुंसेल हम लोग बोल सकते हैं, मुंसेल का पूरा नाम क्या है, तो एल्बर्ट एच मुंसेल। इन्होंने ये कलर चार्ट दिया था। 1930s की बात हो रही है यहाँ पर कि डिकेड ऑफ 1930 में इन्होंने ये कलर चार्ट दिया था। बाकी अगर हम लोग देखें तो ये मुनवेल कलर, ये तो पता नहीं क्या ऑप्शन है। बाकी ये दोनों अगर ऑप्शन देखे जाएं तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये सेम है। पूरा नाम अगर देखा जाए तो मैक्सवेल यहाँ पर जो बोला जा रहा है उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इनका पूरा नाम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ये हैं। इन्होंने जो है फर्स्ट, इनको माना जाता है कि जो कलर फोटोग्राफ है वो इन्होंने ही दी थी। और इन्होंने प्राइमरी कलर के बारे में बताया। प्राइमरी कलर में इन्होंने कहा था, जैसे प्राइमरी कलर आप जानते हैं कि प्राइमरी कलर होते हैं रेड, येलो, ब्लू, बट इन्होंने कहा था कि प्राइमरी कलर जो है इनसे बेटर माना था इन्होंने रेड, इसके बाद इन्होंने बताया था ग्रीन, और ग्रीन के बाद इन्होंने कहा ब्लू। ये वाला ग्रुप जो है प्राइमरी कलर का इंपॉर्टेंट है। देन इन्होंने कहा था कि रेड, येलो, वाइट वाला है। तो ये मैक्सवेल जो है, ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है, इन्होंने भी कलर के बारे में बात की थी, इसलिए यहां पर ये पूछा है। बट आंसर हमारा आएगा मुंसेल कलर चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा इज ए बायो एजेंट यूज टू कंट्रोल बीच वीड। अब आपको याद रखना है कि ये जो हम बात कर रहे हैं जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, ये क्या है, तो ये इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट है और इस इंसेक्ट को हम यूज करते हैं एज अ नेचुरल एनिमी, मतलब प्राकृतिक शत्रु के रूप में हम खरपतवार नियंत्रण के लिए इन कीटों का इस्तेमाल करते हैं। और ये किसके लिए है, तो ये है पार्थेनियम के लिए। पार्थेनियम, या हम इसको बोलते हैं गाजर घास। गाजर घास के लिए, या कैरेट ग्रास के लिए, या कांग्रेस ग्रास के लिए, या पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस के लिए हम लोग देखते हैं कि जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा को यूज किया जाता है। जबकि वाटर हाइकिंथ के लिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं नियो चेटिना इकोर्निया एंड नियोचेटिना ब्रूची, इसको यूज किया जाता है। प्रिकली पियर, कांटेदार नाशपाती, या हम लोग इसको बोलते हैं कि भाई नागफनी,
इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए यूज किया जाता है डेक्टाइलोपियस टोमेंटोसस। ये इंसेक्ट हम लोग एज अ नेचुरल एनिमी हम लोग यूज करते हैं। लेंटाना कैमरा के लिए अगर हम लोग बात करें, क्रोसिडो सेमो लेंटाना, ये यूज किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा पार्थेनियम। पार्थेनियम के लिए जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा जो इंसेक्ट है, इसको एज अ नेचुरल एनिमी हम लोग यहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज नॉट रिलेटेड टू सरफेस इरिगेशन? नॉट रिलेटेड टू सरफेस इरिगेशन, ये हमेशा याद रखना कि नॉट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमारे को कई बार आंसर लगाने में गलती हो जाती है, संबंधित नहीं है। तो पहले तो ये देखो कि ये जो हमारे पास मेथड्स दी है इसमें से सरफेस इरिगेशन की कौन सी है? बॉर्डर स्ट्रिप, चेक बेसिन, रिंग एंड बेसिन, रिज एंड फरो, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये इतनी सारी हमारे को यहाँ दी है। तो आप जानते हो कि ये जो 4 मेथड्स हैं, फर्स्ट ये सरफेस इरिगेशन मेथड है। सरफेस इरिगेशन मतलब सतही सिंचाई की विधियां हैं। बट स्प्रिंकलर मेथड जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एरियल इरिगेशन, या इसे कहा जाता है वायुवीय सिंचाई की विधि है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर आएगा ई, क्योंकि बाकी सब सरफेस है। ई मतलब यहाँ पर देखना है ऑप्शन में कि ई ओनली, मतलब ऑप्शन आएगा डी। ई ओनली मतलब ऑप्शन क्या हो गया? डी। ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इन इंडिया जनरली % ऑफ एग्रीकल्चरल लॉस इज ड्यू टू वीड्स। वीड के कारण या खरपतवारों के कारण आमतौर पर कितनी हानि होती है, कितना लॉस होता है? अब मैं आपके सामने 2020 के डेटा के हिसाब से अगर बात करूं तो आप लोग देखेंगे कि फैक्टर्स हमारे पास अलग अलग है। जैसे वीड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इंसेक्ट हो जाएगा, डिजीज हो गया, रोडेंट्स हो गए एंड अदर। अब कितना % लॉस होता है? तो वीड से हम लोग देखें तो 34%, इंसेक्ट से 26%, डिजीज से भी 26%, रोडेंट से 6% और 8% जो है वो अदर फैक्टर के कारण लॉस होता है। तो सबसे ज़्यादा लॉस आप यहाँ पर देख रहे हैं वीड्स के कारण हो रहा है। और ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो सी वाला ऑप्शन जो है ये लार्जेस्ट वाला है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आंसर देंगे 30, मतलब सी। इतना लॉस आप देख रहे हो यहाँ पर वीड्स के कारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32। ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमसे एक तरफ दिया है क्रॉप और दूसरी तरफ बॉटनिकल नेम। तो आप देखेंगे राइस का बॉटनिकल नेम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा आप जानते हैं। और अगर आपने एक को भी पहचान लिया तो आंसर दे पाएंगे। ए के सामने 3 होना चाहिए, तो ए के सामने 1 4 3। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए के सामने 3 है, बस ये सी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखें तो वीट का आप जानते हैं कि भाई ट्रिटिकम स्पीसीज हो जाएगा। मेज का अगर देखें तो जिया मेज हो गया। सोरगम का देखें तो सोरगम बाई कलर हो गया। आधे नाम तो इसी में लिखे हुए हैं, सोरगम का सोरगम, मेज का मेज, आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ। ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में हमसे बात की जा रही है कि हरित क्रांति किससे रिलेटेड है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन आप जानते ही हैं कि ग्रेन प्रोडक्शन या अनाज का जो उत्पादन है इससे रिलेटेड है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया? ग्रेन प्रोडक्शन। जबकि मिल्क से रिलेटेड अगर देखा जाए तो कौन सी है? तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर व्हाइट रिवोल्यूशन जो है, व्हाइट रिवोल्यूशन ये रिलेटेड है किससे? ये मिल्क प्रोडक्शन से है, जो किस नाम से आई थी? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है, इस ऑपरेशन के नाम से ये रिवोल्यूशन आया था। फिशरीज प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ब्लू रिवोल्यूशन जो है, ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एक्वाकल्चर आर
फिशरीज, एक्वाकल्चर जो है ये भी हम लोग बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड है। ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आप जानते ही हैं किससे हो गई है, ये ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन ई बोरलॉग है वर्ल्ड में, और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है तो आप जानते हैं एम एस स्वामीनाथन। फिर हम लोग बात करते हैं पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सी है, तो सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है इज रिलेटेड टू पोल्ट्री प्रोडक्शन, एग या पोल्ट्री से रिलेटेड जो रिवॉल्यूशन है वो हो गई सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विच इज, या हम बोल सकते हैं विच आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सोयाबीन क्रॉप। यहां पर भी इनकरेक्ट पूछा है कि सोयाबीन क्रॉप से कौन सा संबंध नहीं रखता है, गलत कथन है। तो हम फर्स्ट देखते हैं, इट इज ऑयलसीड एज वेल एज पल्स क्रॉप, यह तिलहन के साथ साथ दलहनी फसल भी है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। द एवरेज ऑयल कंटेंट इज 20%, औसत तेल 20% है, ये भी करेक्ट है। इट इज रिच इन प्रोटीन, 41% इसके अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन का भरपूर स्रोत है, ये भी करेक्ट है। लीफ सीक्रेट मेलिक एसिड, पत्तियां मेलिक एसिड स्त्रावित करती है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कौन करता है तो ये हम लोग देखते हैं ग्राम से रिलेटेड है, नॉट सोयाबीन रिलेटेड। तो ए बी सी तो करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है तो डी, तो यहां पर आंसर आएगा ओनली डी। ओनली डी जो है यहां पर हमने कहा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पर सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, 38। हु एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स। सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स से रिलेटेड, मृदा निर्माण कारक से संबंधित ये जो इक्वेशन है, ये यहाँ पर कहा कि भाई सॉइल है, या फैक्टर्स अगर हमने देखा CL, B, R, P and T, ये कौन ने दिया था। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स में यहाँ CL है, इसका मतलब है क्लाइमेट। फिर हमने देखा क्या है B, बायोस्फीयर। फिर क्या आ गया R, रिलीफ। फिर क्या है P, पेरेंट मटेरियल। फिर क्या आया T मतलब टाइम। ये जो है, ये जो फैक्टर्स हैं, ये कौन ने दिए थे तो इन 1941 जेनी जो है, जेनी ने ये फैक्टर्स जो हैं ये दिए थे, हंस जेनी, ये इसका आंसर हो गया, इन्होंने यहाँ पर दिया था सबसे पहले। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जोफे। जोफे ने क्या कहा था कि ये क्लाइमेट और बायोस्फीयर जो है ये एक्टिव हैं, एक्टिव फैक्टर्स हैं, और ये जो रिलीफ है, पेरेंट मटेरियल और टाइम है, इनको उन्होंने कहा था कि ये पैसिव फैक्टर्स हैं। एक्टिव एंड पैसिव में जोफे ने बाद में इनको यहाँ पर डिवाइड किया था। बाकी अगर देखें तो मेंडल कौन है, आप जानते ही हैं, मेंडल है फादर ऑफ प्लांट जेनेटिक्स। जेथरो टूल कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी। टिलेज एंड वीट साइंस। और ये डेनियल इजराइल आर्नन क्या है तो ये हैं प्लांट फिजियोलॉजिस्ट। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं ये। तो हैंस जेनी ने दिया था, ये फैक्टर्स के बारे में हमारे को बताया था, ठीक है, जेनी ने इन 1941 सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सॉइल फर्टिलिटी। मिट्टी की उर्वरता से संबंधित गलत कथन चुनिए।
फिर यहाँ पर आ गया कि भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे को चाहिए। तो वन बाय वन हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं। तो सॉइल फर्टिलिटी आप जानते ही हैं कि सॉइल के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की जो एबिलिटी होती है, या हमने कहा कि ये एक तरह से सॉइल में फर्टिलिटी इंडेक्स या न्यूट्रिएंट इंडेक्स से रिलेटेड है। तो देखते हैं कि सॉइल टेस्ट इंडिकेट सॉइल फर्टिलिटी, मतलब हम लोग सॉइल का जब परीक्षण करेंगे मृदा का, तो आप देखोगे कि हमारे को उससे फर्टिलिटी का पता चलेगा। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज एन इंडेक्स ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट कितने हैं उसको पता लगाने का एक सूचकांक है, ये भी सही है। इट इंडिकेट्स द यील्ड ऑफ क्रॉप पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, ये जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो चीज है ये फर्टिलिटी नहीं है, ये हमने कहा प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड बात हो रही है, प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी नहीं है। लास्ट वाला पढ़ते हैं, ऑल फर्टाइल सॉइल्स में नॉट बी प्रोडक्टिव, ये भी करेक्ट है कि ऑल फर्टाइल सॉइल जो है ये प्रोडक्टिव नहीं होती है, बट ऑल प्रोडक्टिव सॉइल्स आर फर्टाइल। तो यहाँ पर हमने कहा कि थर्ड वाला जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा सी। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमने यहाँ पर चूज कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो आप देखेंगे रीड द पैसेज एंड अटेम्प्ट क्वेश्चंस 41 to 45। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे ही पैराग्राफ आता है, कई बार हम लोग पैराग्राफ को पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप ऑप्शन को देख लो कि क्या विदाउट पैराग्राफ भी आप आंसर कर पा रहे हैं क्या। कई बार ऐसा होता है कि पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही, डायरेक्ट हम लोग आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर, प्रकृति में जैविक है, जैविक देखना है। तो फर्टिलाइजर तो जैविक नहीं है, पेस्टिसाइड भी नहीं है, फंजीसाइड भी नहीं है। हाँ, खाद जो होते हैं, मेन्योर जो होते हैं, जैविक है। पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं, हम सब जानते हैं इस बात को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनकरेक्ट की बात कर रही, जैविक खेती में कौन गलत है। इट इज लो कास्ट फार्मिंग, लो कास्ट फार्मिंग ये तो करेक्ट है। इट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर, इनऑर्गेनिक नहीं है भाई, ऑर्गेनिक होता है, इसलिए आपने देखा कि यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रकृति में अकार्बनिक है। नहीं भाई, हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ही है कि हमको विदाउट केमिकल कल्टीवेशन करना है। इट कंट्रोल सॉइल इरोजन, ये भी सही है। इट इंप्रूव फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, तो सारे करेक्ट है। एक इनकरेक्ट है कि ये अकार्बनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं, इसलिए आंसर हो गया बी। यहां भी पैराग्राफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अकार्बनिक है। इनऑर्गेनिक बताना है हमारे को नेचर में, तो मेन्योर जो है ये तो ऑर्गेनिक है, बायो फर्टिलाइजर भी ऑर्गेनिक है, ग्रीन मेन्योर भी ऑर्गेनिक है, उर्वरक या फर्टिलाइजर जो है ये इनऑर्गेनिक होते हैं। डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा, पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की मेथड नहीं है। तो आप देखोगे ब्रॉडकास्टिंग या बुरकाव, ये तो मेथड है। ड्रिलिंग, ये भी मेथड है। स्पॉट एप्लीकेशन, ये भी मेथड है। विनोइंग, ओसाई, ये मेथड नहीं है भाई, तो आंसर हो गया ये इनकरेक्ट है। ओसाई हम लोग किस में करते हैं, तो ओसाई का मतलब होता है सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्ट्रॉ। हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग के बाद हम ग्रेन को स्ट्रॉ से सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है विनोइंग। तो ये फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की मेथड नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच मेथड ऑफ कंपोस्टिंग जनरली एडॉप्ट इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर खाद बनाने की कौन सी विधि उपयोग करते हैं। तो बेंगलोर मेथड, स्क्वायर मेथड, रेक्टेंगुलर मेथड, हेक्सागोनल मेथड। तो ये तो आप जानते ही हो भाई कि ये जो मेथड्स हैं ये प्लांटिंग की मेथड्स हैं। हॉर्टिकल्चर में आपने पढ़ा होगा कि प्लांटिंग की मेथड होती है स्क्वायर मेथड। आप जानते हैं कि स्क्वायर मेथड में आप देखेंगे कि पूरा जो एरिया होता है, ये फील्ड को स्क्वायर में हमने इस तरह से किया और इसके कॉर्नर्स पे प्लांट लगा दिया। रेक्टेंगल मेथड इस तरह की होती है, यहाँ पे प्लांट लगा दिया। हेक्सागोनल मेथड आप जानते हैं इस तरह की मेथड है, यहाँ पर लगा देते हैं और एक प्लांट सेंटर में होता है। बेंगलोर मेथड जो है ये कंपोस्टिंग की मेथड होती है, कंपोस्ट बनाने की मेथड्स होती है। तो ये हमने देखा यहाँ पर
ये सारे क्वेश्चन हमारे बिना पैराग्राफ को पढ़े आ गए, लेकिन हम एक बार पैराग्राफ को देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है पैराग्राफ में। मैन्योर आर ऑर्गेनिक इन नेचर and required in large amount for supplying plant nutrients in the available form. They improve soil physical properties like structure and water holding capacity. Fertilizer are rich in plant food nutrients and contain one or more nutrients. Biofertilizer helps in improving soil fertility as well as increase microbial population in soil. Green manure supplies organic matter to the soil, thereby improving soil structure as well as supplying nitrogen to crop. Organic farming is low-cost farming which controls soil erosion and help in improving physiochemical, biological properties and the soil health. Bangalore or pit method of composting is generally adopted in urban areas, whereas Acharya method is generally used in village. Nitrogenous fertilizers should be applied in split dose because of the fact that the leaching of nitrogen during heavy rains may be avoided and adequate supply of nutrient at critical stage of crop is ensured. लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इज अ वेसल एट सोइंग आर टॉप ड्रेसिंग. मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन आर ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, स्पॉट एप्लीकेशन. हिंदी में भी हम लोग पैराग्राफ को देख लेते हैं. खाद प्रकृति में जैविक है और पौधों को उपलब्ध रूप में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है. वे मिट्टी के भौतिक गुणों जैसे संरचना, जल धारण क्षमता आदि में सुधार करते हैं. उर्वरक पौधों के खाद्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इनमें एक या अधिक पोषक तत्व होते हैं. जैव उर्वरक मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने के साथ साथ मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की आबादी को बढ़ाने में मदद करते हैं. हरी खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की आपूर्ति करती है जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और साथ ही फसलों को नाइट्रोजन भी मिलती है. जैविक खेती एक कम लागत वाली खेती है जो मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करती है और भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों और मिट्टी के स्वास्थ्य के सुधार करने में मदद करती है. खाद बनाने की बेंगलोर विधि आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में अपनाई जाती है जबकि आचार्य विधि आमतौर पर गांवों में उपयोग की जाती है. नाइट्रोजन उर्वरकों को विभाजित खुराकों में लगाया जाना चाहिए क्योंकि भारी बारिश के दौरान नाइट्रोजन की लीचिंग से बचा जा सकता है और फसल के महत्वपूर्ण चरणों में पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है. उर्वरक प्रयोग का समय आधारिक रूप से बुआई या शीर्ष ड्रेसिंग के समय निर्धारित किया जाता है. उपयोग के तरीके बुरकाव, ड्रिलिंग और स्पॉट एप्लीकेशन है. इसको पढ़ के भी आप लोग इन प्रश्नों का आंसर कर सकते हैं, लेकिन एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि पैराग्राफ को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को देख लो कि डायरेक्ट आंसर अगर आ रहे हों तो डायरेक्ट आंसर देकर आप आगे बढ़ सकते हैं. तो ये हमने एग्रोनॉमी रिलेटेड बात यहाँ पर की है. अब आपके सामने हॉर्टिकल्चर का जो सॉल्यूशन है वो लेकर भूपेंद्र यादव सर आएंगे. अगला पेपर बहुत जल्दी लेकर मैं आपके सामने आऊँगा. तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें. थैंक यू. नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का MGCI के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं. जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को विदित है कि हम लोग CUT 2023 के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं. इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 30 मार्च 2023 को जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था उस पर आज हम चर्चा करेंगे और जो आपके आने वाली एग्जाम है 2024 के लिए उससे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आज साझा करेंगे. तो जुड़े रहें और लाभ लें. आइए साथियों, बिना विलंब के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. तो जैसे कि प्यारे साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज इनकरेक्ट. यहाँ ध्यान देना अपने को. इन रिलेशन टू सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट. अगर आप एक ऑर्चर्ड बनाने जा रहे हैं, एक नया बगीचा तैयार करने जा रहे हैं, तो हमें किन किन पॉइंट्स का रिमेंबर रखना है, किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है. तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इट शुड बी नियर द मार्केट. अच्छी बात है, बगीचा मार्केट के करीब होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का समय बचेगा और यदि हमारे फ्रूट में हार्वेस्टिंग में डिले हो गया तो भी हम उसको जल्दी मार्केट तक पहुंचा देंगे. अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो जैसे आपको टोमेटो पहुंचाना है तो रास्ते में उसका सॉस केचप बन जाएगा, मैंगो पहुंचाना इधर ही रस निकल जाएगा, पपाया की तो क्या कहना, बहुत जल्दी खराब हो जाएगी. तो भैया हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑर्चर्ड है वो नियर बाय द मार्केट होना चाहिए. बिल्कुल अच्छी बात है. एश्योर्ड एंड एक्वायर्ड या एडिक्वेट गुड क्वालिटी वाटर शुड बी अवेलेबल फॉर इरिगेशन. मतलब हम बात करें सिंचाई के लिए हमें सुनिश्चित होना है कि हमारे पास
एक सफिशिएंट क्वालिटी वाला वाटर होना चाहिए, तो ये भी अच्छी बात है। क्लाइमेट कंडीशन शुड बी सुटेबल, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों सर? क्योंकि भैया जैसे आप सभी जानते होंगे कि एप्पल का मैक्सिमम प्रोडक्शन JNK में हो रहा है, हर कहीं नहीं होगा। सेफ्रॉन का भी वहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के लिए जो टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए फॉर फ्लावर इनिशिएशन, फॉर बेटर फ्रूटिंग, बेटर फ्लावरिंग, दैट्स वाई टेम्परेट क्लाइमेट में उनको ग्रो किया जा रहा है। मैंगो के लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। मैंडेरिन की बात करें, ग्रेप्स की बात करें तो इनको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट भी फ्रूट का सिलेक्शन करना चाहिए, अदरवाइज हमारा पैसा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा यदि हमने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फ्रूट का सिलेक्शन नहीं करा। एक और चीज यहाँ पर हमें ध्यान देनी चाहिए कि क्या हमारे मार्केट में उस पर्टिकुलर फ्रूट की डिमांड है या नहीं। जैसे ड्रैगन फ्रूट अभी काफी चलन में है। अब ड्रैगन फ्रूट की अगर हम बात करें, महंगा है, लाभ भी मिल रहा है, लेकिन क्या हर कोई उसको खरीद पाएगा? तो इस पॉइंट को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में किस फल का क्या इंटरेस्ट है, क्या रुचि है। जैसे हमारे कॉमन फ्रूट है मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, सपोटा, एवरग्रीन फ्रूट है, साल भर खूब खाए जाते हैं मजे से, तो इनको हमें पहले प्रीफर करना चाहिए। तो क्लाइमेट का ध्यान रखना, मार्केट का ध्यान रखना, इरिगेशन का ध्यान रखना है। थ्रू आउट द ईयर हमारे पास लेबर होना चाहिए, थ्रू आउट द ईयर हमारे पास मैन्योर, फर्टिलाइजर, या यूं कहूं कि जितने भी इंटरकल्चर ऑपरेशन ऑनगोइंग हो गए ऑर्चर्ड में, उनके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। देन नेक्स्ट, सॉइल शुड बी अनफर्टाइल एंड इल ड्रेन। ये तो गलत बात है कि भैया मिट्टी अनउपजाऊ होगी और खराब। क्यों? क्यों अगर अनफर्टाइल सॉइल लेंगे, यदि हम अनफर्टाइल सॉइल लेंगे तो भैया हम तो पेरेनियल क्रॉप लेने जा रहे हैं, कई वर्ष तक रहेगा, तो अनफर्टाइल सॉइल तो नहीं होना चाहिए। सॉइल शुड भी क्या होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए। सॉइल क्या होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए। और इसका जो pH वैल्यू होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, इट मींस न्यूट्रल होना चाहिए। और बेस्ट सॉइल फॉर ऑर्चर्ड अगर आ जाए तो आप ध्यान रखना है कि बेस्ट सॉइल कौन सी होती है ऑर्चर्ड के लिए, दैट इज लोमी सॉइल। कौन सी सॉइल होगी भैया? दैट इज लोमी सॉइल होगी। लोमी सॉइल की अगर हम बात करें तो आप इसको कौन सी मृदा कहेंगे? दोमट मिट्टी होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर हम सैंडी लोम की ओर भी जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट तो दोमट मिट्टी होती है। और इसमें कोई भी हार्ड पेन, कठोर चट्टाने 1 से 2 मीटर तक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा भाई? हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इट मींस इसका राइट आंसर हो गया डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। हालांकि करेक्ट नहीं, ये बात तो गलत है, लेकिन इनकरेक्ट ढूंढना था, तो कौन सा इनकरेक्ट है? डी, बाकी सब करेक्ट है। और पुअर ड्रेनेज होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे पपाया है, उसके खेत में पानी भर गया तो मॉइस्चर सेंसिटिव है। हालांकि बनाना जरूर मॉइस्चर लविंग प्लांट है, सिट्रस ग्रुप न्यूटन लविंग प्लांट है, लेकिन अगर आपके किसी भी ऑर्चर्ड में पानी भरेगा तो नुकसानदायक है, कई सारी डिजीज आएगी, फेवरेबल कंडीशन बनेगी उनके लिए। तो खराब जल निकास नहीं होना चाहिए, जबकि अच्छा ड्रेनेज होना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैया जहां पानी भर रहा है तो वहां किसका ऑर्चर्ड लगाना चाहिए, तो पहली प्रायोरिटी गुआवा की होती है। पर ओवरऑल जो वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है वो बनाना की होती है, ध्यान रखना। चलिए, 1800 से 2200 तक बनाना की वाटर रिक्वायरमेंट होती है। अगेन मेज द कॉलम की बात करेंगे हम। टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड वेलोसिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये क्वेश्चन हम प्रीवियस पेपर में भी देख चुके हैं, लेकिन वहां पर सिंगल क्वेश्चन पूछा था। विंड वेलोसिटी का जो यूनिट हो दैट इज नॉट में इसको मेजर किया जाता है। देन अगर हम आगे देखेंगे तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे? दैट इज केल्विन, काफी फेमस है। सीजीएस, एमकेएस में आप पढ़ते होंगे ना, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर के मेजरमेंट की यूनिट है। देन रेनफॉल की बात करें तो जग जाहिर है, दैट इज सेंटीमीटर और मिलीमीटर। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट इज परसेंटेज। तो इस हिसाब से आपको मैच करना है। तो ए का थर्ड होना चाहिए, फोर्थ, ए का फोर्थ तो होना चाहिए। तो खुशी की बात है एक ही ऑप्शन में, इससे अच्छा पेपर और क्या मिलेगा आपको। बी का थर्ड, दैट इज राइट। सी का सेकंड, दैट इज राइट। एंड लास्ट वन इज डी, फर्स्ट, वेरी गुड। दैट इज आंसर ऑफ करेक्ट दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नाउ हवा के तापमान को लगातार रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाला यांत्रिक उपकरण है विच मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू रिकॉर्ड एयर टेम्परेचर फॉर कंटिन्यूअसली। तो हम देखते हैं यहाँ पर हाइग्रोमीटर एंड साइक्रोमीटर आर द मेजर ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इट मींस RH। ये दो इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सिनोनिम है, हाइग्रोमीटर एंड साइक्रोमीटर आर द मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दैट इज अपेक्षिक आर्द्रता, दैट इज अपेक्षिक आर्द्रता। Relative humidity are measured by the hygrometer or psychrometer. Relative humidity are the most important
element of weather. Why? For better production, better storage. What is relative humidity? That is water vapor present in the atmosphere. वातावरण में जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं. एंड लेक्टोमीटर, ये तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब इंस्ट्रूमेंट है. कैसे सर? क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है. क्या पूछा जाता है कि अगर मिल्क में आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बतानी है, सॉरी मिल्क के अंदर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटिविटी बतानी है, विशिष्ट गुरुत्व को बताना है दूध के अंदर, स्पेसिफिक ग्रेविटिविटी, विशिष्ट गुरुत्व अगर आप बताना चाहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटिविटी बताना चाहते हैं मिल्क के अंदर, दैट इज लैक्टोमीटर. तो आई थिंक आपको आंसर अब मिल ही गया होगा, क्योंकि दो ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया. एक लैक्टोमीटर का मैंने बता दिया, मिल्क के अंदर हम स्पेसिफिक ग्रेविटिविटी विशिष्ट गुरुत्व को मेजर कर रहे हैं, तो दैट इज थर्मोग्राफ. तो इसका राइट आंसर हो गया, दैट इज सी. एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. विच इज ए सेमी सॉलिड, ध्यान देंगे, दैट इज सेमी सॉलिड, ट्रांसपेरेंट, बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ क्लियर एक्सट्रैक्ट ऑफ पेक्टिन कंटेनिंग फ्रूट जूस आफ्टर कुकिंग विथ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ शुगर. पर्याप्त चीनी के साथ पकाने के बाद पेक्टिन युक्त फलों से स्पष्ट आर्क से तैयार किया गया एक अर्ध ठोस पारदर्शी उत्पाद है. तो यहाँ पर बात हो रही जनरली, ये जैसे आप समझ गए होंगे, जो बच्चे पहले भी देखे होंगे इस सेशन को, उसके पहले हमने कई बार चर्चा कर ली, दैट इज जेम एंड जेली की बात हो रही है यहाँ पर. तो जेम क्या होता है? सॉलिड होता है, ये सेमी सॉलिड नहीं होता, दैट इज सॉलिड. देन जेली की बात करें तो ये कैसी होती बेटा? तो ये होती है सेमी सॉलिड, ये अर्ध ठोस है. कैसा ठोस है? दैट इज, हम इसकी बात करें तो ये अर्ध ठोस होता है, और सॉलिड मतलब ये ठोस होता है. क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें यूज करते हैं फ्रूट जूस. किसका यूज करते हैं इसके मेजरमेंट में? हम यहां पर यूज करने वाले हैं फ्रूट जूस, और यहां पर हम यूज करने वाले हैं फ्रूट पल्प. तो यहां होगा पल्प, पल्प इट मींस गूदा लेना है, और यहां हम लेने हैं फलों का जलीय रस. क्या लेंगे भाई? फलों का जलीय रस लेने वाले हैं. ठीक है, 45% लेते हैं ये भी फ्रूट जूस, और इधर फ्रूट पल्प भी हम कितना लेते हैं? 45% लेते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं पल्प और शुगर का रेशियो 1:1 लेंगे, तब जाकर हमें सॉलिड जेम देखने को मिलेगा. बात करें हम जेली की, तो जेली में एसिड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि जेली बनाने के लिए पेक्टिन तो ही सही मेन चीज. इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? पेक्टिन. अगर हम बात करें पेक्टिन, जिसको हम असिलेस कहते हैं, तो पेक्टिन ज्यादा नेसेसरी होता है जेली के लिए. जेम में होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन जेली में अगर पेक्टिन नहीं है तो उसके अंदर जो जमने का गुण है, उसके कंसिडरेशन का गुण है, उसकी क्वालिटी है, काफी इफेक्ट होती है. तो पेक्टिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर जेली, जेम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. ऐसा आपके सीयूटी से पहले आप आईसीआर देते थे, उसमें क्वेश्चन आया था कि जेम बनाने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दैट इज पेक्टिन. बट जेली बनाने के लिए है, ये ध्यान रखना, बिना पेक्टिन के जेली जमने वाली नहीं है. अब एसिड की बात करें तो जेली में कितना होता है? तो दैट इज 0.5 to 0.75, एंड अगर हम जेम की बात करें दैट इज 0.5 to 0.6. ये आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर रखना है, ध्यान रखना है, ये परसेंट में भाई. फिर क्वेश्चन आ जाए बेस्ट एसिड फॉर जेली प्रिपरेशन. तो जेली के लिए अगर हम देखें बेस्ट एसिड कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है, इधर बेस्ट एसिड होगा दैट इज टार्टरिक. दैट इज टार्टरिक एसिड बेस्ट फॉर जेली. और जेम के लिए हम देखें तो दैट इज सिट्रिक. वैसे तो कोई सा भी एसिड मिला सकते हैं, कोई सा भी, इट मींस सिट्रिक है, टार्टरिक है, ठीक, ब्यूटाइरिक है. तो यहां पर जो बेस्ट है जेली के लिए दैट इज टार्टरिक, याद रखना. इधर सिट्रिक याद रखना, परसेंट लिख दिया. तो मैंने ये जानकारी मैंने आपसे शेयर कर दी, और एक जग जाहिर क्वेश्चन है, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जान लो बेटा. इसके लिए बेस्ट फ्रूट कौन होगा? दैट इज गुआवा, सीडियम गुआजावा. और इधर हम देखें तो यहाँ पर होगा ए फॉर एप्पल. पपाया से भी बनता है,
मैंगो से भी बनता है, बनाना से भी बनता है, जैम कई सारे फ्रूट से बनाया जाता है। तो कुछ बेसिक डिफरेंस है। एक और बहुत अच्छा डिफरेंस है, मैं इधर लिख देता हूं ताकि अपना स्लाइड का भी यूज हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा। इसके अंदर TSS होता है 68%, इधर हम TSS देखेंगे तो दैट इज 65%, और यदि हम बात करें सिरप तो इसमें भी 65% होता है। और स्क्वेश हम बात करें तो ये सिट्रस फ्रूट से बनाया जाने वाला एक प्रोडक्ट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको स्क्वेश और प्रिपेयर्ड बाय टोमेटो मार्मलेड जो होता है वो आपका सिट्रस ग्रुप से तैयार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इस स्लाइड पे मैंने जो जानकारी आपको दी है ये आपके लिए काफी सफिशिएंट रहने वाली है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज प्रिंसिपल की ओर बात जा रही है। क्या प्रिंसिपल हो रहा है सर? तो लुक एट द बोर्ड, डिस्कस अबाउट कीपिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट फ्रॉम ऑफ इंटायरिंग या एंटरिंग इनटू द फूड इज टर्म्ड एज, सूक्ष्म जीवों को भोज्य पदार्थ में प्रवेश करने से रोकना। जैसे ये अपना एक बोतल बना लेते हैं ताकि आपको इजी गोइंग में समझ में आ जाएगा। वैसे आप सब समझदार हैं क्योंकि CUET की तैयारी कर रहे हैं, समझदार तो होंगे ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझदारी तभी काम में आएगी जब हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, हमारी बोतल है, इसके अंदर सपोज दैट मान लीजिए हमने प्रोडक्ट रखे, फ्रूट प्रोडक्ट। अब ये फ्रूट प्रोडक्ट तो हमने रख दिए भाई, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव आए तुम्हारी तरह उड़ते उड़ते, बोले हम भी अंदर जाने बोतल के, तो बोला तुम बोतल के अंदर नहीं जाओगे। हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट कर दिया है, हमने यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि अब ये चाहकर भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमने इस बोतल के सराउंड में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि कोई भी माइक्रोब्स अब आएगा तो इधर ही रुक जाएगा। ठीक है, कोई भी सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ईस्ट हो गया, ये क्या करते हैं जनरली हमारे फूड मटेरियल को स्पॉइलेज करते हैं। तो स्पॉइलेज ना हो इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंटिव मेजर हो रहा प्रिंसिपल में, फल सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए। तो हमें क्या करना है भैया? प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। अगर हम बात करें प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हमें किसकी एंट्री को रोक देना है यहां पर? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को या सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकना है। इस लाइन का हिंदी में मतलब हो रहा भाई, सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकना, ये प्रिंसिपल है ना। ठीक है, चल, तो ये क्या कहलाएगा भैया? ये कहलाता है असप्सिस या अपयूएन। तो मेरे हिसाब से तो असप्सिस याद रखोगे तो ज्यादा सही है, अपयूएन तो अलग ही शब्द हो रहा है। चलो, अब स्पॉइलेज क्या होता है? तो स्पॉइलेज का मतलब होता है भैया फल सब्जियों का खराब होना। ठीक है, और सबसे पहले स्पॉइलेज के बारे में किसने बताया था? तो सबसे पहले स्पॉइलेज के बारे में नीधम साहब ने बताया था 1774 के अराउंड में। लेकिन इन्होंने बोला कि स्पॉइलेज होता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, ये कुछ नहीं बताया। तो स्पॉइलेज के बारे में इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि स्पॉइलेज होता है, ज्यादा ये नहीं बता पाए। लेकिन जो डिटेल अध्ययन किया, इसके बारे में ज्यादा विस्तृत बताया, वो साइंटिस्ट कौन थे? तो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन के बारे में, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, इसके बारे में विस्तृत बताने वाले व्यक्ति कौन थे? दैट इज एक साइंटिस्ट हुए, साइंटिस्ट बोल दो या व्यापारी बोल दो, जिन्होंने बहुत विस्तृत अध्ययन किया, और ये थे भैया कौन आपके? दैट इज निकोलस अपार्टस साहब थे, निकोलस अपार्टस। ठीक है, तो निकोलस अपार्टस साहब ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। और यहीं पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली फल परिरक्षण प्रयोगशाला, पहली फल परिरक्षण प्रयोगशाला कब बनाई गई? तो ये बनाई गई 1920 में, और कहां पर? दैट इज महाराष्ट्र।
तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि वो अपने आप टूटने लगे, और डिटेरियोरेशन मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉल्ट आने लग जाए। ठीक है, अब हमें यहाँ से हमारा आंसर मिल गया है। तो क्या मिल गया सर आंसर? दैट इज असेप्सिस। तो इसका राइट आंसर हो रहा है असेप्सिस। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोला इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ। चलो हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो विटामिन ए से क्या आता है? ब्लाइंडनेस आता है ना, जिसको आप क्या बोल देते हो? रतौंधी। ठीक है, याद रहेगी बात। और विटामिन ए की अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट किस में होता है? तो विटामिन ए की जरा ध्यान देना, बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण। अगर विटामिन ए की हम देखें हाईएस्ट, जो अभी हम देखें हॉर्टिकल्चर क्रॉस में, तो हाईएस्ट होता है ये कैरेट के अंदर। किसके अंदर होता है? कैरेट के अंदर। कितना होता है? तो 28,129 IU इंटरनेशनल यूनिट होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम देखें यहाँ पर, तो सेकंड नंबर पर हम देखेंगे दैट इज मैंगो। मैंगो में कितना होता है? तो ये होता है आपका मैंगो में 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट। देन थर्ड नंबर पर विटामिन ए की अगर हम बात करें दैट इज पपाया। पपाया में कितना हो रहा भाई? 2020। बबीता जी 2020 देख रही, याद रखना इसे। तो ध्यान दें, अब प्रश्न की प्रकृति पर है कि आपसे क्या पूछा गया। ओवरऑल कैरेट दिखे तो पहली प्रायोरिटी कैरेट है, कैरेट नहीं है तो फिर फ्रूट पूछा जाए तो मैंगो है, देन पपाया है। यहाँ से एक और क्वेश्चन अच्छा बनता है, आप ध्यान रखेंगे। कौन सी वेराइटी है मैंगो में जिसमें सबसे ज्यादा आपको विटामिन ए का जिक्र देखने को मिलता है? तो दैट इज मल्लिका। ठीक है, याद रखना, दैट इज मल्लिका वेराइटी जो हो रही है आम में। कौन सी वेराइटी हो रही है बेटा? दैट इज मल्लिका। इसमें हाईएस्ट विटामिन ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो पपाया में 2020 याद रखना, 4800 हो गया, 28,129 हो गया, आपको ध्यान रखना है। बिट्टू बेल है अपना। बिट्टू क्या है? बेल है, मतलब जो बेल होता है एगेलस मार्मोलस, उसमें B2 पाया जाता है। विटामिन सी की लंबी कड़ी है, जानते हैं उस लंबी कड़ी को भी। सबसे ज्यादा होता है दैट इज बारबाडोस चेरी। बारबाडोस चेरी में होता है सबसे ज्यादा। देन बारबाडोस चेरी के बाद यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा विटामिन सी हो रहा है किसमें हो रहा है भाई? तो दैट इज अनोला। अनोला मतलब आंवला। देन होता है आपका गुआवा, इट मीन्स अमरूद। गुआवा इट मीन्स हो रहा भाई आपका अमरूद। और लाइम लास्ट में है। लाइम मतलब नींबू वर्गीय की लाइम की बात हो रही है, तो लाइम लास्ट में, याद रहे। अब कभी कभी इनका परसेंटेज या मात्रा भी पूछ ली जाती है। तो इधर हो रहा है 1000 से 400 मिलीग्राम। इधर हम बात करें तो 600 मिलीग्राम इन 100 ग्राम। इधर हम बात करें दैट इज 299 रेंज में। अगर 260 से 300 भी दिया हो तो कंफ्यूज मत होना। और इधर हो रहा है 63 मिलीग्राम। रेफरेंस बुक अगर हम देखें इस डेटा का तो दैट इज बेसिक बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह। B12 की बात करें तो दैट इज साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है, ये भी आप यहां से याद रखना। साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट धातु इसमें पाई जाती है। कौन सी धातु? तो कोबाल्ट धातु वाला ये हो रहा है। चलिए, तो काफी सारी जानकारी आपको मैंने यहाँ पर बता दी है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कौन सा ग्रीन लीफी वेजिटेबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लीफी वेजिटेबल? ठीक है, तो बैंगन की बात करें ये तो फ्रूट वेजिटेबल में कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, चिनोपोडियम बिल्कुल खाया जाता है। क्लस्टर बीन, ये तो बीन है तो पल्स में चला जाएगा। स्पिंच पालक है, तो आप देख पाएंगे C and E होना चाहिए, तो C and E is D, राइट आंसर इज D। ओके, एक और बात बताएं, जैसे रूट वेजिटेबल आ जाए तो आपको ध्यान रखना है विच इज कंसिडर्ड एज ए रूट वेजिटेबल। तो फर्स्ट वन इज कैरेट and radish is considered as root vegetable, and fruit vegetable that is tomato and brinjal। okay dear student, and कोल क्रॉप्स आ जाए कि भैया कौन सा कोल क्रॉप में आता है, तो वो भी आपको लर्न रखना है। कोल क्रॉप्स में आप देखोगे तो दैट इज आपका कॉलीफ्लावर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फूल गोभी, इसका एडिबल पार्ट होता है दैट इज कर्ड। देन हम बात करें कैबेज, कैबेज की अगर बात करी जाए दैट इज पत्ता गोभी, इट्स एडिबल पार्ट इज हेड। एंड आपका इधर नॉल खोल आता है, गांठ गोभी जिसको आप बोल देते हैं। देन आपका ब्रुसल स्प्राउट आएगा,
ठीक, केला आएगा इधर। तो ये सारे के सारे कोल क्रॉप्स है। तो यहां से भी क्वेश्चन जनरली आपके बनते हैं एग्जाम में, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनाउंस्ड या एनेक्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू फूड विच इज नोन एज। भारत सरकार ने भोजन से संबंधित कानूनों को समाहित करने के लिए एक व्यापक अधिनियम बनाया, जिसे किस रूप में जाना जा रहा है। जैसे आप सभी को पता होगा, एक PFA आया था, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप इस तरह से लिखते हैं, PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इज कम फॉर 1954 एंड वन इज अदर इम्पोर्टेंट फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर दैट इज 1955। so important fruit order for the adulteration, mixing और काला बाजारी, है ना। इस तरह की जो घपलेबाजी हो रही थी उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने कि भैया खाना तो शुद्ध रहने दो, ठीक है, बाकी तुम मिलावट कर रहे हो, चीजें बेच रहे हो, सब ठीक है, लेकिन खाने को शुद्ध रहने दो। तो उसके बचाव के लिए 2 एक्ट लाए थे, और PFO ने 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव को मान्यता दे रखी है, दैट इज फर्स्ट वन इज केमेस एंड सेकंड वन इज सोडियम बेंजोएट। ये रंगीन जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना उनमें मिलाया जाता है, ठीक, और ये रंगहीन प्रोडक्ट में मिलाया जाता है, जो क्या होंगे आपके कलर लेस होंगे, उनमें आपको केमेस देखने को मिल जाएगा, और जितने भी कलर्ड होते हैं उनमें आपका सोडियम बेंजोएट मिलता है, और कभी डिटेल इन पर भी बात करेंगे। फिर एक प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज फार्मर्स राइट एक्ट 2001 एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, अभी फसाई भी आ चुका है। तो इन सब को मिलाकर कौन सा एक बना दिया है, तो 2 एक हो गए, और भी जो छूट-फूट अधिनियम आए तो उन सबको मिलाकर एक गवर्नमेंट ने नया कानून बना दिया, मिलावट को रोकने के लिए, जमाखोरी को रोकने के लिए, अमानक चीजों को मिलाने को रोकने, दूध में यूरिया मिला रहे हैं, ये सब चीजों को रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया, दैट इज खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006। तो साथियों इसका राइट आंसर हो गया डी। चलिए बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। द पंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू विच कंपाउंड, तो कैप्सेंथीन। तो थीन के लिए मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, आप भी ध्यान रखना, थैला। थीन के लिए क्या याद रखो बेटा, थैला। मिर्ची लेने के लिए क्या ले जाओगे, थैला ले जाओगे। तो ला से बन गया इसका लाल रंग, दैट इज रेड पिगमेंट। तो मिर्ची का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण हो रहा है, कैप्सेथीन के कारण हो रहा है। जिंजर की बात करें तो ये जिंजर में होता है, जिंजर मतलब अदरक, और ये अदरक में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज हॉटनेस और पंजेंसी, हिंदी में हम इसको चरपराहट बोलते हैं। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो ये पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। तीखापन अदरक का पूछा जाए दैट इज जिंजरॉल। एंड हमसे पूछा क्या गया है, पंजेंसी इन चिली, तो इसके लिए भी मैं अच्छे से लॉजिक बताता हूं आपको। हॉट सीन, क्या याद रखोगे, हॉट सीन। तो हॉट से क्या हो गया, हॉटनेस हो गया। हॉट से क्या हो गया भैया, हॉटनेस, और हॉटनेस को आप क्या बोलते हैं, पंजेंसी। और सीन से आपको याद रखना है दैट इज कैप्सेसिन। बहुत कंफ्यूजन होता है ना, तो सीन कैसा होता है, हॉट होता है, ऐसे याद रखना। चलिए, सिनेमा एल्डिहाइड की बात करें तो दैट इज सिनामोन, ये किसके अंदर होता है, दैट इज सिनामोन, ठीक है, सिनामोन के अंदर देखने को मिलता है। यहीं पर 1-2 फेमस और अपन चर्चा कर लेते हैं। रेड कलर ऑफ टोमेटो, तो टोमेटो का जो रेड कलर होता है दैट इज लाइकोपिन। कौन सा पिन, दैट इज लाइकोपिन। लाइकोपिन सबसे अच्छा कब बनता है, तो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पर बनता है। फिर आप देख लेंगे अनियन की बात करें तो प्याज जिसको आप बोल रहे हैं, तो प्याज में आप देखेंगे पीला रंग हो जाता है भैया, प्याज का क्या हो जाता है, पीला रंग। प्याज में हम देखेंगे कौन सा रंग देखने को मिलेगा हमें, पीला रंग। तो जो प्याज का पीला रंग हो रहा है वो किसके कारण होता है, दैट इज क्वारिसिटिन, ठीक है, क्वारिसिटिन या क्यूरिसिटिन, जो भी आप प्रोनाउंस करो, तो क्वारिसिटिन के कारण होता है प्याज का पीला रंग। फिर प्याज में पंजेंसी होती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ध्यान रखना। अनियन में पंजेंसी होती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एंड गार्लिक में पूछा जाए तो डाइएलाइन एंड डाइसल्फाइड होता है, ठीक है भाई, याद रहेगी बात। तो कुछ इंपोर्टेंट पिगमेंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। विटामिन सी की बात करना है तो पोमग्रेनेट है, करौंदा है, अंजीर है, बनाना है। बनाना की अगर हम बात करें तो इसको हम
कैल्शिफिक क्रॉप बोलते हैं, काफी एनर्जी होती है इसके अंदर, इसको हम एडम्स फिग बोलते हैं, ट्री ऑफ विजडम बोलते हैं, एप्पल ऑफ पैराडाइज बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें 26% तक हमें कार्बोहाइड्रेट की बात देखने को मिलती है, और जब ये अत्यधिक पक जाता है तो इसमें आइसोपेंटेनॉल के कारण खुशबू आती है। फिग में अगर हम देखें, अंजीर में, तो इसमें कैप्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। देन करोंदा की बात करें, कैरिसा करोंडस, एंड पोमीग्रेनेट की बात करें, अनार, तो अनार का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है महाराष्ट्र में। यह इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। पोमीग्रेनेट का हाईएस्ट प्रोडक्शन का होता है महाराष्ट्र में होता है। अनार की एक बहुत फेमस किस्म है, ठीक है, भगवा, गणेश, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब आपसे यहाँ बात हो रही विटामिन सी की, तो आपको पता ही है कि जो खट्टे फल होते हैं जनरली उनमें विटामिन सी होता है, और इन सब में अगर आप देखोगे तो ज्यादा सॉल्ट टेस्ट किसका आएगा, करोंदा का आएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करोंदा हो जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आसान सा प्रश्न है, मिला देंगे हम लोग। साल्ट की बात हो रही, चीनी की बात हो रही, फ्रीजिंग की और रेफ्रिजरेशन की। तो चीनी के लिए जनरली 65% मात्रा मिलाते हैं। बात करें हम सॉल्ट की, तो वैसे परमानेंट के लिए थोड़ा ज्यादा मिलाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ काम हो गया। देन रेफ्रिजरेशन, फ्रीज की बात हो रही है, और फ्रीजिंग की बात करेंगे तो ये हो गया। तो थोड़ा मैं कलरफुल से कर देता हूँ ताकि आपको ये देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा और याद भी हो जाएगा भाई, ठीक है। जोड़ी तो बना दी अपन ने। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको मैच करना है आप भाई। तो फर्स्ट रेफ्रिजरेशन है ना, तो 0 to 5, ए का थर्ड। चलो भैया, बढ़िया बात है। ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, कुछ मिलाना ही नहीं, एक मिल गया काम ही हो गया। फ्रीजिंग की बात करेंगे, इट मीन्स बी का 4 ये आ गया, सी का 2 ये आ गया, और डी का फर्स्ट, इट मीन्स इसका राइट आंसर हो गया बी, बकरी। चलिए भैया, आपको एक पैराग्राफ है, इसको शांति से ध्यान से पढ़ना है, और फिर पढ़कर उनके हमें क्वेश्चन आंसर पर टिक करना है। चलिए आपसे, हाँ सर बहुत बढ़िया चीज आई है, काफी दिनों बाद आई है। कौन आई है, वाइन, शराब की बात हो रही है, ठीक है। तो सर क्या करें, कुछ नहीं भाई, पढ़ सकते हैं, महसूस करो और पढ़ते जाओ। कुचले हुए अंगूरों से जरूरी या खमीर द्वारा रस के अल्कोहलिक, चलो मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, हिंदी में तो आप पढ़ ही लोगे। वाइन एज अ प्रोडक्ट ड्राइड फ्रॉम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ क्रश्ड ग्रेप्स मस्ट आर ज्यूस बाय ईस्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ईस्ट इन वाइन preparation, that is Saccharomyces cerevisiae. Commercially red and white wines are produced from wine grape varieties. Must is fermented for preparing red wine, juice for white wines. A temperature regime मतलब अनिवार्य है 15 से 20, maintained during the fermentation of white wines whereas 25 से 30। तो लाल दारू बनाने के लिए इतना चाहिए और सफेद दारू बनाने के लिए इतना चाहिए, टेम्परेचर की बात हो रही है। आफ्टर द फर्मेंटेशन कंप्लीट द क्लियर वाइन सेपरेटेड एडजस्ट फॉर SO2 कंटेंट बाय एडिंग पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। दारू बना ली अपन ने, उसमें प्रिजर्वेटिव के लिए हमें सल्फर डाई चाहिए, तो सल्फर डाई कहाँ से मिलेगा, केमिस्ट से, क्योंकि केमिस्ट के फार्मूला आप सभी जानते हैं K2H2O5, मतलब उसमें सल्फर है, तो यहाँ पर सल्फर हम ऐड कर देंगे। और रेड वाइन आर स्टोर्ड ओक बैरल्स, है ना, ओक बैरल्स के अंदर इनको रखा जाता है। तो ये आपको पढ़ना है, बहुत आसान बातें हैं। आइए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। गुणवत्ता में सुधार के लिए रेड वाइन को किन कंटेनर में रखा जाता है, अभी हमारी बात हुई थी, ये रखा जाता है ओक बैरल में, तो इसका राइट आंसर दैट इज ओक बैरल है। कौन सा उत्पाद कुचले हुए अंगूरों या रस को अल्कोहलिक किण्वन द्वारा बनाया जाता है, किशमिश, जूस, पिकल, वाइन, ठीक है भाई। अब पिकल की बात निकली है तो हमारा नेशनल पिकल कौन है, कुछ लोग इसमें गलती कर जाएंगे, कुछ क्या बहुत लोग कर जाते हैं, उनको नहीं पता है। तो नेशनल पिकल की बात हो, राष्ट्रीय अचार की अगर बात करें तो दैट इज लाइम होता है ना, नेशनल पिकल कौन होता है, लाइम होता है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमम हम यूज किसका करते हैं, तो मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं, कंजप्शन करते हैं, दैट इज मैंगो पिकल। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है पिकल के रूप में, दैट इज कुकुम्बर, ठीक है। रेजिन्स में जनरली मॉइस्चर कितनी होती है, रेजिन्स में जनरली अगर हम देखें मॉइस्चर तो ये होता है 17%। किशमिश जानते होंगे, ठीक है, दाख, जूस तो सभी जानते हैं, और वाइन तो भैया क्या बनाया, अभी हमने पढ़ा, अंगूर से क्या बनाया जाएगा, वाइन बनाया जाएगा। चलिए
रेड वाइन, अच्छा यहाँ वाइन से एक और फैक्ट आपको याद आया तो बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर 1% से भी कम, 1% से भी कम, या यूं कहूं कि लेस देन 1%, 1% से भी कम, लेस देन 1% ग्रेप्स का यूज हम एज ए वाइन करते हैं। ध्यान रखना, हम 74% तक ताजा ही अंगूर खा जाते हैं, 75% ताजा ही खा जाते हैं। 1% से भी कम भारत में यूज कहाँ किया जा रहा है? वाइन बनाने में ग्रेप्स का किया जा रहा है। रेड वाइन का फर्मेंटेशन के लिए आपसे कितना टेम्परेचर बताएगा? दैट इज 15 से 20, अभी हमने पढ़ा। और ये किसके लिए, ये किसके लिए हो रहा है भाई? आपकी व्हाइट वाइन के लिए हो रहा है। ठीक, शराब बनाने के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? कौन सा इसमें खमीर है? एस्परजिलस नाइगर। आप देखोगे तो एस्परजिलस नाइगर की बात करूं तो यह कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको ऑनियन के अंदर। कहाँ सर? तो जब आप ऑनियन को ओपन करोगे, ऑनियन के बल्ब के ऊपर आप जो उसके कवर अप होते हैं, ठीक है, ऑनियन के बल्ब के जो कवर अप होते हैं, पेपरी सिल्क जो होते हैं, इनको जब आप हटाओगे तो आपको इसके अंदर ऐसे ब्लैक स्पोर दिखाई देंगे और दैट इज एस्परजिलस नाइगर। तो ये ऑनियन में होता है। ठीक है, स्यूडोमोनास तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा। वर्टिसिलियम लिकेनी की भी हम बात करेंगे अभी, पर हमारे प्रश्न में बात हो रही है किसकी, कि कौन सा ईस्ट है जो वाइन में मदद कर रहा है? तो अभी हमने पढ़ा था दैट इज सेक्रोमाइसिस सिरेसी। कहीं पर यहां भी हिंदी में भी लिखा होगा, ये रहा सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिया। तो दैट इज सेक्रोमाइसिस सिरेवेसिया। ठीक है, तो किसका यूज हो रहा है? सेक्रोमाइसिस सिरेवेसिया का यूज हो रहा है। इट मींस इसका राइट आंसर हो गया सी। ठीक है भाई, तो ये आसान है काफी। आप बस आपको थोड़ा सा रीडिंग कंप्रेशन आपका बढ़िया होना चाहिए तो आपका काम हो जाएगा। वाइन का प्रकार है तो अभी हमने जाना था दैट इज रेड वाइन एंड व्हाइट वाइन। ब्लू वाइन, ब्लैक वाइन, गुलाबी, ये तो कुछ है ही नहीं फिलहाल। ठीक है, तो राइट आंसर इट मींस ए एंड बी। ओहो, हाँ, गिवन ऑप्शन है ए एंड बी, सो 50 का बी हो गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारी बातें मैंने आपको बता दी। एक ब्लैक वाइन की बात याद आई तो एक वैरायटी में बता देता हूँ, दैट इज पूसा असीता इज द ब्लैक करट वैरायटी। कैसी वैरायटी है? तो ब्लैक कलर वैरायटी है। ब्लैक कलर मतलब काले रंग की वैरायटी, दैट इज कैरट। गाजर की ये काले रंग की किस्म है। और काले गाजर से क्या बनाया जाता है भाई? तो काले गाजर से आपका कंजी बनाया जाता है, याद रखना। ब्लैक कैरट से कंजी बनाया जाता है। सेब से क्या बनाया जाता है आपका? साइडर बनाया जाता है। सेब से साइडर बनाया जाता है। काले गाजर से कंजीर बनाया जाता है। पत्ता गोभी, कैबेज की अगर मैं बात करूं तो इससे हम बनाते हैं सावर क्रूट। सावर क्रूट। मूली से सिरकी बनाया जा रहा है। ठीक है, पाम ट्री जो होते हैं उनसे टोडी बनाया जाता है। पाम ट्री से टोडी बनाया जाता है। जैसे बड़वानी जिला जो एमपी में आता है उसमें एक पाम ट्री से स्पेशल ताड़ी बनाई जाती है, वैसे टोडी होता है। ठीक है, तो ये कुछ और फेमस है। शैंपेन फ्रांस का फेमस वाइन है। तो इन्हीं रंगारंग वाइन के साथ आज का कार्यक्रम ही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, मैं विजय जाट MGCI के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में है ब्रिट्स दे रखी है और लिस्ट 1 में पर्पस दे रखा है और लिस्ट सेकंड में ब्रिट्स दे रखी है। ठीक है, अब इनको मैच करना है। तो सबसे पहले मिल्च ब्रीड, मिल्च पर्पस, दुधारू उद्देश्य। अब दुधारू में देखें तो साहिवाल है, जर्सी भी है। ठीक, दोनों आ सकते हैं, मतलब ए का थर्ड भी आ सकता है, ए का फोर्थ भी। तो ए का फोर्थ इसमें है, ठीक है, और किसी में नहीं है, और ए का थर्ड इसमें है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई सा एक हमारा आंसर हो सकता है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें मेरे हिसाब से जैसे डायरेक्ट हम यहाँ देखते हैं एक्सोटिक ब्रीड, विदेशी नस्ल है, तो फिर हमारा काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि विदेशी नस्ल इन सभी में एक ही है, बस जर्सी। तो इसका मतलब डी का कौन सा आएगा? थर्ड। तो ए का फोर्थ और डी का थर्ड जिसमें है वही हमारा आंसर होगा। तो ए का फोर्थ इसमें है, ठीक है, और डी का थर्ड इसमें है, और किसी में कुछ नहीं। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? फिर भी हम मैच कर लेते हैं ड्यूअल पर्पस, और ड्यूअल पर्पस है देवनी। ठीक है, तो इसका
मतलब बी का क्या आएगा, फर्स्ट है, तो ए का आ गया फोर्थ, ठीक है, डी का आ गया थर्ड, बी का आ गया फर्स्ट। अब बचिए ड्राफ्ट ब्रीड। ड्राफ्ट ब्रीड मतलब ड्रॉट ब्रीड। ड्रॉट ब्रीड मतलब जो बाहरवाही हो, जो खेतों में काम करने के लिए, बोझा ढोने के लिए उपयोग में लाई जाती है, और वो है खिलाड़ी, ठीक है। तो सी का आ जाएगा सेकंड। तो देखो इसमें ए का फोर्थ, ठीक है, बी का फर्स्ट बिल्कुल सही है, सी का सेकंड बिल्कुल सही है, डी का थर्ड बिल्कुल सही है। तो ये ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्मल पीएच ऑफ सीमेन इन लाइव स्टॉक इज, पशुधन में वीर्य का सामान्य पीएच होता है, ठीक है। तो जनरली अगर हम पीएच देखें तो पीएच होता है 6.8, एक एवरेज पूछे तो 6.8। अब ये देख लो ये किसके आसपास आ रहा है, फर्स्ट में है नहीं, सेकंड में बैठ रहा है, थर्ड में है नहीं, फोर्थ में है नहीं, सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा 6.4 टू 6.8, ठीक है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट। द गट ऑफ वेरियस रूमिनेंट्स कंटेंट, विभिन्न जुगाली करने वालों की आंतों में शामिल है, ठीक है। गट मतलब होता है आंत, ठीक है। और इसमें भी एक होती है ब्लाइंड गट, ब्लाइंड गट, ठीक, और ब्लाइंड गट है सीकम, सीकम को बोला जाता है ब्लाइंड गट, क्लियर। तो अब वो बोल रहा है आंतों में कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं, तो आंतों में यानी बोले कि स्टोमक में आपको पता हो तो मीथेन बनती है, और मीथेन को बोला जाता है मार्स गैस और बायोगैस, ठीक है। तो आंतों के अंदर अगर देखें तो मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और मीथेन बनाने वाले कौन से हैं, मेथेनोजेंस। तो इसका सही आंसर आएगा मेथेनोजेंस, बाकी नहीं है, ठीक है। स्यूडोमोनास अलग चीज हो गई, हेलोफाइल्स जो है शायद आपको पता होगा, शायद सॉल्टी सॉइल्स या शायद एल्कलाइन सॉइल्स में मिलते हैं, एसिडोफिलस भी अलग चीज है, ठीक है। तो मेथेनोजेंस अगर देखें तो ये मिलते हैं आंतों के अंदर, तो सही आंसर है मेथेनोजेंस, जो कि मीथेन बनाते हैं। फिर है रफेज इज द फीड स्टफ विच कंटेंट मोर देन % क्रूड फाइबर। रफेज वह चारा सामग्री है जिसमें प्रतिशत से अधिक फाइबर, कच्चा फाइबर होता है, ठीक है। तो शायद आपको पता ही होगा कि फीड को मोटा मोटा दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है चारा और दूसरा होता है दाना। चारे को बोला जाता है रफेज और दाने को बोला जाता है कंसंट्रेशन, ठीक है। चारे की खास बात कि इसके अंदर CF मोर देन 18%, दाने की खास बात CF लेस देन 18%। इसके अंदर TDN टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, ये क्रूड फाइबर है जिसको कच्चा रेशा या कच्चा फाइबर कहा है, ठीक है। और ये TDN टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट कुल पाच्य तत्व है, वो चारे के अंदर लेस देन 60% और दाने के अंदर मोर देन 60%, ठीक है। चारा पशु खाते हैं, आपको पता ही होगा, एनिमल्स जो है वो चारा खाते हैं, वो दाना भी खाते हैं, लेकिन चारे का पोर्शन ज्यादा होता है और दाने का पोर्शन कम होता है, ठीक। चारे का पोर्शन अगर देखें तो वो है 3/4 और दाने का पोर्शन अगर देखें तो वो है 1/4, ठीक। लेकिन हमारे राशन में देखें तो मोस्टली क्या चीज है, दाना ही है, कंसंट्रेशन ही है। क्यों? क्योंकि चारे के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, सेलुलोज अगर देखें तो क्रूड फाइबर के फॉर्म में है और ये हम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम चारा नहीं खाते, हम दाना खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्च, शुगर, ठीक। तो उसने पूछा है क्रूड फाइबर का और उसके अंदर पूछा, मतलब सॉरी रफेज का पूछा है और उसके अंदर पूछा है उसने क्रूड फाइबर और वो होता है मोर देन 18%, तो हमारा आंसर आ जाएगा मोर देन 18%। Which country has the highest livestock population in the world? ठीक है, विश्व में सर्वाधिक पशुधन जनसंख्या किस देश में है? तो विश्व में सर्वाधिक पशुधन संख्या भारत में है, इंडिया में है। पूरे विश्व का लगभग अप्रॉक्स 10%, 1/10 पार्ट इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और पॉपुलेशन अगर देखें तो वह है 535.8 मिलियन, 35.8 मिलियन, इतनी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। और ये अगर देखें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, तो इंडिया की पोजीशन है फर्स्ट।
फिर नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ फीमेल कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डेवलपिंग यंग इन द यूटेरस। ठीक है, गर्भाशय में विकसित हो रहे बच्चों की उपस्थिति से मादाओं की स्थिति का पता चलता है। कौन सी कंडीशन का हमको पता चलेगा? अगर यूटेरस के अंदर काफ है, यूटेरस के अंदर न्यूबॉर्न है, यूटेरस के अंदर अगर देखें तो यंग है। ठीक, तो इससे हमको पता चलता है कि काऊ या एनिमल प्रेग्नेंट है, तो इससे हमको पता चलेगा प्रेगनेंसी का। ठीक, और इसी को अगर देखें तो एनिमल्स के अंदर जेस्टेशन कहा जाता है, तो हमको पता चलता है जेस्टेशन का गर्भावस्था। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सीमेन कलेक्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वीर्य संग्रह की विधि नहीं है? ठीक है, नहीं है, तो देखते हैं कौन सी नहीं है। रेक्टोवेजाइनल मेथड, ये फर्स्ट वाला ही है। क्यों? क्योंकि रेक्टोवेजाइनल मेथड की अगर बात करें तो ये है मेथड ऑफ इंसेमिनेशन। ठीक है, वीर्य सेचन, और वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन का मतलब है सीमेन को फीमेल जेनिटेलिया के अंदर पहुंचाना। ठीक है, और पहुंचाने के लिए ये मेथड है, ये सीमेन कलेक्शन की मेथड नहीं है, सीमेन को फीमेल के अंदर पहुंचाने की मेथड है। ठीक है, तो उसने पूछा कौन सी नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ये। बाकी तीनों अगर देखें, आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड ये बेस्ट मेथड है कलेक्शन की। ठीक है, फिर इलेक्ट्रो इजाकुलेशन मेथड की बात करें तो इसका यूज ओल्ड बुल में होता है, ये भी सीमेन कलेक्शन की मेथड है। मसाज मेथड की बात करें तो इसका यूज कॉक में होता है, और ये भी सीमेन कलेक्शन की मेथड है। ठीक, तो बस फर्स्ट वाला नहीं है, वही हमारा आंसर है। फिर नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मेंजर मिनिमाइज फीड वेस्टेज। ठीक, किस प्रकार की नांद चारे की बर्बादी को कम करती है? तो नांद या मेंजर आप समझते ही होंगे, जिसके अंदर हम एनिमल के लिए चारा डालते हैं या खाना डालते हैं, उस स्पेस को बोला जाता है मेंजर। ठीक है, गांव में अलग अलग नाम है, कहीं पर इसको गुआण भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस टाइप की मेंजर जो है वो नुकसान को या फीड के नुकसान को कम करेगी। ठीक, तो फीड के नुकसान को कम करने वाली है हाई फ्रंट टाइप। ठीक है, आपने देखा होगा एक तो एनिमल की साइड रहता है और एक सामने की साइड। ठीक है, तो जो फ्रंट वाला साइड है उसका वो ऊंचा होना चाहिए, वो फीड वेस्टेज को कम करेगा, ताकि खाना जो ऊंचा अगर रहेगा तो खाना बाहर नहीं गिरेगा। ठीक, ये सामने वाला, उसकी साइड नहीं। ठीक, उसकी साइड में अगर देखें जो एनिमल है, तो मेंजर की अगर आपको कोई पूछे हाइट कितनी होना चाहिए, ठीक है, तो इसकी हाइट होना चाहिए 1.75 फीट अप्रोक्स। ठीक है, या सेंटीमीटर में देखें तो 50 to 55 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट होना चाहिए। और इसकी विड्थ अगर पूछे तो विड्थ है 2.5 फीट, इतनी विड्थ होना है। ठीक, अब इसमें अगर देखें तो 2.5 फीट अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये अप्रोक्स जाएगा 0.8 मीटर के आसपास, तो ये है इसकी विड्थ। ठीक है, और हाइट या डेप्थ देखें तो वो है 1.75 फीट और 50 to 55 सेंटीमीटर। ये है जिस साइड एनिमल खड़ा है उस साइड, लेकिन फ्रंट वाली थोड़ी ऊंची रखना चाहिए। ठीक है, ताकि खाना जो है वो बाहर ना गिरे। तो फर्स्ट वाला आंसर हमारा सही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अन एक्सीलेंट एक्सोटिक डेयरी ब्रीड इज, एक उत्कृष्ट विदेशी डेयरी नस्ल है। ठीक है, अब उसने पूछा है एक्सोटिक विदेशी। अब देखते हैं सबसे पहले विदेशी कौन कौन सी है। तो एक तो हॉलिस्टियन फ्रीजियन विदेशी है, देवनी हमारे यहाँ की है, साहिवाल हमारे यहाँ की, खिलाड़ी हमारे यहाँ की, काम ही हो गया। एक्सोटिक पूछा है, ठीक है, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हॉलिस्टियन फ्रीजियन। बाकी देखें तो उसने एक्सीलेंट पूछा है और डेयरी ब्रीड पूछा है, तो आपको पता ही होगा हॉलिस्टियन फ्रीजियन अगर देखें तो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड है, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड या काउ ब्रीड इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध देने वाली, और साथ में देखें तो हेवीएस्ट है, हेवीएस्ट कैटल, सबसे ज्यादा भारी भी यही है। ठीक, तो एक्सोटिक पूछा है, अकेली है, आंसर ये हो जाएगा।
और ये है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज ऑफ लाइव स्टॉक। वायरल पूछा है, ठीक है, तो वायरल में देखें तो फर्स्ट वाला ही है, क्या पूछा है, वायरल डिसीज, हाँ, नॉट वायरल नहीं पूछा है, तो नॉट नहीं लिखा इसलिए वायरल पूछा है, तो फर्स्ट वाली FMD। एंथ्रेक्स बैक्टीरियल है, ठीक है, आप अगर पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो फर्स्ट वाला जो है उसी के अंदर आप देखा होगा, तो उसमें हमारी इसकी डिस्कस हुई है। हमने बोला है एंथ्रेक्स बड़ा अच्छा है, इसका जो बैक्टीरिया है उसमें इसका नाम ही है, ठीक है, बेसिलस एंथ्रेसिस, तो बैक्टीरियल है। हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ये भी बैक्टीरियल है, पास्चुरेला मल्टोसिडा बैक्टीरिया से होती है। बाकी काउ बफेलो में अलग अलग है, काउ में पास्चुरेला बोविसेप्टिका, बफेलो में पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका, ठीक। ब्लैक क्वार्टर, ठीक है, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है, और इसका भी काउ बफेलो में अलग है, शिप गोट में अलग है। काउ बफेलो में क्लॉस्ट्रिडियम शोवियाई है और शिप गोट में क्लॉस्ट्रिडियम सेप्टिकम है, ठीक। तो तीनों की तीनों बैक्टीरियल है, बस एक ही फुट एंड माउथ डिसीज ये है वायरल डिसीज, तो आंसर आ जाएगा FMD, ठीक। इसमें आप चाहें तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक नोट कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल डिसीज है तो बैक्टीरियल के लिए है हम्पटी बीबी, हम्पटी बीबी, ये है बैक्टीरियल के लिए शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब इसमें देखें तो हम्पटी, शायद आपने सुना हो, हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया, एक मूवी आई थी हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया, और दुल्हनिया मतलब बीबी, ठीक है, तो हम्पटी बीबी, क्लियर। अब इसमें हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया, एंथ्रेक्स, मेस्टाइटिस, निमोनिया, टीबी, इन्फेक्शियस अबॉर्शन और ब्लैक क्वार्टर, लास्ट में बचा बी, बैक्टीरियल, ठीक है। हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया, एंथ्रेक्स, मेस्टाइटिस, निमोनिया, टीबी एंड इन्फेक्शियस अबॉर्शन, ठीक है, जिसको ब्रुसेलोसिस भी कहा जाता है, और ब्लैक क्वार्टर, बी, बैक्टीरिया। ये हो गई बैक्टीरियल के लिए। अगर वायरल के लिए पूछे तो इसके लिए भी है थोड़ी सी, ठीक है। वायरल के लिए शॉर्ट ट्रिक है वाई माउथ पॉक्स के रेड पेस्ट से स्वाइन की ब्लू टंग हो गई, ब्लू टंग हो गई, ठीक। इसमें जितना इंग्लिश वर्जन है वो सारा का सारा डिसीज है हमारे काम का है, ठीक है। अब इसमें देखें सबसे पहले वाई, ठीक, और वाई का मतलब है वायरल, वाई मतलब वायरल, ठीक। फिर माउथ, और माउथ है फुट एंड माउथ डिसीज, FMD। फिर हो गई पॉक्स डिसीज, फिर रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट, ठीक। फिर उसके बाद में स्वाइन फीवर, स्वाइन फीवर, ठीक। फिर एक स्वाइन फ्लू भी होता है, वो भी वायरल डिसीज है, बर्ड्स की या पोल्ट्री की, ठीक है। यहाँ स्वाइन फीवर है और ये भी वायरल है। फिर उसके बाद में ब्लू टंग ऑफ शीप, ब्लू टंग ऑफ शीप, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल के लिए शॉर्ट ट्रिक है और ये वायरल के लिए। अब इसमें आप मैच कर सकते हैं, फुट एंड माउथ किस में आ रहा है, ये इधर आ रहा है माउथ, ठीक है। तो ये हो गई वायरल। अब एंथ्रेक्स इधर आया, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया इधर, ब्लैक क्वार्टर भी इधर आया, तो ये तीनों के तीनों बैक्टीरियल, आंसर आएगा ए, ठीक। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर जय हिंद, स्वागत है आपका MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं CUET 2023 में जो क्वेश्चन पेपर थे एग्रीकल्चर के, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे बायोकेमिस्ट्री के और एग्रीकल्चरल बायोलॉजी के, उनके सॉल्यूशन पर आज हम लोगों को बात करना है। सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है वो है डीऑक्सीराइबोज इज, डीऑक्सीराइबोज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का ये शुगर है, परंतु ये कौन सा शुगर है ये हम लोगों को देखना है।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये आखिर होता क्या है। इसको हम लोग डीएनए शुगर के नाम से भी जानते हैं, जो डीएनए के अंदर होती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर किसके अंदर होती है? डीएनए के अंदर होती है। इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। आरएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको राइबोज शुगर कहा जाता है। ये जो शुगर होती है, ये जो शर्करा होती है, ये क्या होती है? ये एक पेंटोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है भैया? पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शर्करा होती है। और ये जो पेंटोज शर्करा होती है, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये रहता है C5H10O4। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगर नॉर्मल वे में पेंटोज शुगर की बात की जाए तो नॉर्मल वे में पेंटोज शुगर का जो स्ट्रक्चर बनता है वो C5H10O5 बनता है, परंतु यहां पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो C5H10O4 बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज, यानी कि इसमें एक ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। अगर आप इसके रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर आप इसके किसकी बात करते हैं? रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसका जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसका जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनता है। अगर आप रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनता है। चूंकि पेंटोज शुगर है तो इसका मतलब है कि हम लोगों को कितने कार्बन लेना है? हम लोगों को 5 कार्बन लेना है। 5 कार्बन हम लोगों को लेना है, ठीक है। ये देखिए आप, पेंटोज शुगर है, रिंग स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये H, ये OH हो गया, यहां पर ये H हो गया, यहां पर ये H हो गया, ये भी H हो गया, ये OH हो गया, और यहां पर ये CH2OH हो गया, और ये आपका क्या हो गया? H। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका, कौन सा होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। यहां पे देख सकते हैं आप कि ये जो आपका सेकंड वाला कार्बन आपको दिख रहा है, यहां पर एक ऑक्सीजन की कमी है, यहां पर एक ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा गया है। पेंटोज शुगर होता है। प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या है? तो डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होता है भैया? पेंटोज शुगर होता है। क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ इंप्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज। मानव जाति के लाभ के लिए पौधों की आनुवंशिकता में सुधार करने की कला और विज्ञान है। अगर फसलों को मानव जीवन के लायक बनाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी आनुवंशिकता के अंदर बदलाव करना पड़ता है। आनुवंशिकता के अंदर बदलाव का क्या मतलब है? आनुवंशिकता में अगर बदलाव की मैं बात करता हूं, आनुवंशिकता में बदलाव की अगर बात की जाए तो आनुवंशिकता में बदलाव किस प्रकार से होता है? कौन कौन से पॉइंट होते हैं? जैसे रोग प्रतिरोधकता पैदा करना है, रोग प्रतिरोधकता पैदा करना है, ठीक है। दूसरा है, अगर आपको कीट प्रतिरोधकता पैदा करना है, कीट प्रतिरोधकता पैदा करना है, अगर आपको कीट प्रतिरोधकता पैदा करना है, अगर आपको क्या करना है? जलवायु अनुकूलता पैदा करना है, जलवायु अनुकूलता पैदा करना है, जलवायु अनुकूलता पैदा करना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? और आनुवंशिकता में बदलाव से हम लोग क्या कर सकते हैं? उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, उत्पादकता बढ़ाना।
अगर आपको उत्पादकता बढ़ाना है, मतलब ये विभिन्न प्रकार के अगर आपको काम करना है तो आनुवंशिकता के अंदर, हेरिडिटी के अंदर बदलाव होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे दिया गया है प्लांट्स, पौधों के अंदर अगर आपको बदलाव करना है तो आप इनमें से कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे बदलाव होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट ब्रीडिंग होता है, पादप प्रजनन होता है, उसका मुख्य उद्देश्य ही होता है पौधों की आनुवंशिकता में बदलाव, ताकि हम लोग पौधों को ज्यादा से ज्यादा जो मानव जीवन होता है उसके लायक बना सकें। जैसे मैं बात करता हूं रोग प्रतिरोधकता, जो पहले पुरानी फसलें हुआ करती थी, पुरानी जो किस्में हुआ करती थी, उनके अंदर बहुत सारे रोग लगते थे। हमने पादप प्रजनन का, प्लांट ब्रीडिंग का प्रयोग करके रोग प्रतिरोधी किस्मों को पैदा किया। पहले कीट बहुत ज्यादा लगते थे, हमने प्लांट ब्रीडिंग का प्रयोग करके कीट प्रतिरोधकता पैदा की। पहले जलवायु अनुकूलता इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, किसी स्पेसिफिक या किसी विशेष क्षेत्र में ही फसलें हुआ करती थी। हमने पादप प्रजनन का या प्लांट ब्रीडिंग का प्रयोग कर जलवायु अनुकूलता पैदा की, ताकि फसलों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में, ज्यादा से ज्यादा राज्यों में लगा सकें। उत्पादकता जो है फसलों की बहुत ज्यादा कम थी, बहुत ज्यादा उत्पादन कम होता था प्रति हेक्टेयर। उत्पादकता या उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, फसलों की आनुवंशिकता में बदलाव किया। किसके द्वारा? पादप प्रजनन के द्वारा। तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आपको मानव जाति के लाभ के लिए, भैया लाभ ही है, अगर रोग प्रतिरोधकता वाली फसलें पैदा हो रही है, कीट प्रतिरोधकता वाली फसलें पैदा हो रही है, अनुकूलता वाली फसलें पैदा हो रही है, या फिर क्या हो रहा है, उत्पादकता अगर फसलों की बढ़ रही है, तो ये तो मानव जीवन के लिए फायदेमंद है कि नहीं है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये भैया ये जो चीजें होती है, ये होती है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, पादप प्रजनन के अंदर। एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान के अंदर, शस्य विज्ञान आप लोग जानते हैं, एग्रोनॉमी जिसको कहते हैं, हॉर्टिकल्चर बागवानी उद्यानिकी फसलों से संबंधित होता है। बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन, जैसे हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, तो इनके बारे में जो पढ़ाई होती है बायोकेमिस्ट्री में। परंतु पादप प्रजनन के अंदर क्या होता है? आनुवंशिकता में बदलाव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द इनहेरेंट पोटेंशियलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू गिव राइज टू अ होल प्लांट इज नॉन एज। एक पादप कोशिका की संपूर्ण पौधे को जन्म देने की अंतर्निहित क्षमता को क्या कहा जाता है? मान लीजिए कि आपने कोई एक कोशिका ली है, आपने कोई एक प्लांट सेल ले ली। उस प्लांट सेल को जब आपने किसी मीडियम के अंदर रखा तो वो एक नया पौधा बन गया, मतलब पूरा पौधा बन गया। अब ये जो क्षमता है, ये उस सेल के अंदर जो क्षमता है, उस कोशिका के अंदर जो क्षमता है, इस क्षमता को क्या कहा जाता है? यही प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो भैया क्या कहा जाता है? उस क्षमता को क्या बोलते हैं? तो उस क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी उस क्षमता को कहा जाता है। यानी कि किसी कोशिका की संपूर्ण पौधे में बदलने की क्षमता होती है टोटिपोटेंसी। अगला हम लोगों को यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया है एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट क्या होता है? एक्स प्लांट का मतलब होता है टिश्यू जिसे माध्यम में रखा जाता है। आपने कोई एक टिश्यू ले लिया, कोई एक उत्तक ले लिया जिसे आप मीडियम के अंदर रख रहे हो। ठीक है, किसी प्लांट का एक पार्ट आपने लेके अगर किसी मीडियम में रखा है तो उसको हम लोग एक्स प्लांट बोलते हैं। बुलबिल्स क्या होता है भैया? बुलबिल्स का क्या मतलब होता है? बुलबिल्स का सीधा सा मतलब होता है तना। बुलबिल्स क्या होता है? एक प्रकार का तना होता है, भूमिगत तना होता है, विभिन्न प्रकार की फसलों में जैसे एगेव वगैरह के अंदर होता है। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? बिना निषेचन के मादा गैमेट का बनना। ये क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। एक होता है पार्थेनोकार्पी, यानी कि बिना निषेचन के फल का निर्माण। ठीक है, तो अब हमसे तो ये पूछा था कि भैया एक कोशिका की जो संपूर्ण पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? टोटिपोटेंसी कहलाती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मेंडल की प्रायोगिक सामग्री थी। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, मतलब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था, ये हम लोगों को देखना है। ऑप्शन है सोरघम बाइकलर, ओराइजा सटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम और पाइसम सटाइवम। ये हम लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं।
तो भैया सोरघम बाइकलर का मतलब होता है ज्वार, ठीक है, और ओराइजा सटाइवा का मतलब होता है धान, जिसको चावल भी कहा जाता है। ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है आपका क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है वो होता है गेहूं, ठीक है, और पाइसम सटाइवम जो होता है वो होता है मटर। क्या होता भैया, मटर। तो जो मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, अपना जो काम किया था वो मटर पर किया था, और मटर में भी कौन से मटर पे किया था, गार्डन पी। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कौन सी पी पर काम किया था, गार्डन पी पर मेंडल ने काम किया था भैया, ठीक है। आंसर आ जाएगा इसका डिटेल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अ सेट ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन प्लांट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल वैल्यू इज कॉल्ड। वाणिज्यिक मूल्य के उत्पादों के विकास के लिए पौधों में उपयोग किए जाने वाले जैविक उपकरणों और तकनीकों के सेट को कहा जाता है। अगर आपको कमर्शियली वैल्यू बढ़ाना है किसी भी प्रोडक्ट की, तो हम लोगों को पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल टूल्स और टेक्निक का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये टेक्निक क्या कहलाती पूछा गया है ठीक है। तो भैया प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लांट बायो, पादप जैव प्रौद्योगिकी। देखो बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधों से अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है कमर्शियल वैल्यू के लिए, तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। सीड टेक्नोलॉजी का होता है बीज प्रौद्योगिकी, मतलब बीजों से संबंधित होता है, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट मतलब बीजों का उपचार होता है। और माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। अब अपनों से तो प्रश्न अलग ही पूछा है, अपनों से तो सीधा सा ही प्रश्न पूछ रहा है कि अगर आप जैविक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हो, तकनीकों का प्रयोग कर रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे भैया, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी उसको कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन किससे बने होते हैं, प्रोटीन किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं, फैटी एसिड से बने होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। बताना है हम लोगों को कि भैया ये जो प्रोटीन बने होते हैं किससे बने होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन आखिर होते क्या हैं, प्रोटीन आखिर होते क्या हैं, प्रोटीन क्या होते हैं भैया, ये होते हैं पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स के बहुलक होते हैं। अमाइनो एसिड्स के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। मतलब अमाइनो एसिड को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड को अगर आप जोड़ रहे हो तो न्यूक्लिक एसिड से आप क्या बनाओगे, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं जैसे डीएनए आरएनए, तो भैया ये बनता है आपके गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। ये किस लिए होते हैं, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं आपके प्रोटीन। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं ये किससे रिलेटेड होते हैं, लिपिड से रिलेटेड होते हैं भैया ये, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट अब यहां पे दिया नहीं गया है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये क्या होते हैं भैया, ये मोनोसेकेराइड होते हैं, ठीक है। और ओलिगोसेकेराइड होते हैं, और क्या होते हैं, और होते हैं पॉलीसेकेराइड, और क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। क्लियर है क्या। अब हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा अमाइनो एसिड। अब थोड़ा सा यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, सब मिक्स में हो जाएगा नहीं तो। अब कैसे बनाए जाते हैं भैया, कैसे प्रोटीन जो होता है वो कैसे बनता है, देखिए प्रोटीन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन
अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, और ये जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में, ये बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। जो आपके अमाइनो एसिड होते हैं वो कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध से जुड़कर क्या बनाते हैं भैया? ये बनाते हैं आपके प्रोटीन। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड आप देखो, सबसे पहले तो अमाइनो एसिड क्या होते हैं, तो अमाइनो एसिड में यहां पे बना लेता हूं, अमाइनो एसिड बना लेता हूं। ये H2NC, ये आपका हो गया H, ये हो गया आपका R, ये हो गया COOH। क्लियर है क्या? थोड़ी सी जगह यहां पे लगेगी, इसको मैं मिटा देता हूं। कार्बोहाइड्रेट में इतना लॉजिक लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में इधर लिख देता हूं मैं, इधर लिख लो कार्बोहाइड्रेट में मोनो, ओलिगो और पोली, ये क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो आप, अमाइनो एसिड जो होते हैं किस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो एक अमाइनो एसिड ये हो गया H2NCHRCOOH, ठीक है। इसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, एक अमाइनो एसिड को और जोड़ रहे हैं, एक अमाइनो एसिड और जोड़ लो आप। इसको ग्रीन कलर से ले लेता हूं, इधर भी ग्रीन है, तो एक अमाइनो एसिड और ले लो, तो ये हो जाएगा आपका H2NCHRCOOH, ठीक है। तो ये आपका पहला अमाइनो एसिड हो गया और ये आपका हो गया सेकेंड अमाइनो एसिड, ठीक है। पहला अमाइनो एसिड हो गया और क्या हो गया, सेकेंड अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है। इनको भी मैं यहां से हटा ही देता हूं, इनको भी इधर से मैं हटा देता हूं, इनको भी हटा देता हूं, इनको भी हटा देता हूं, इधर लिख देता हूं, इधर इनको मैं लिख देता हूं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है गुणसूत्र, ठीक है। अमाइनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन, फैटी एसिड जो आपके होते हैं वो लिपिड। तो आपका आंसर तो यही आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने किया है कि दो अमाइनो एसिड को हमने जोड़ लिया। हमने क्या किया, दो अमाइनो एसिड को जोड़ लिया। एक अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड फर्स्ट, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता भैया, H2NCHRCOOH, ये हो गया, प्लस सेकेंड अमाइनो एसिड ले लेते हैं, अमाइनो एसिड सेकेंड, अमाइनो एसिड सेकेंड, तो यहां पे भी H2NCH, ठीक है, RCOOH। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। क्या बॉन्ड बनता है, तो ये यहां से क्या बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, H2O, पानी बाहर निकलता है, ठीक है। पानी बाहर निकाल लेते हैं। अब पानी बाहर निकालते हैं तो भैया यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे क्या प्रोडक्ट बनना है वो देख लेते हैं। तो यहां पे आप देखिए, ये H2N ऐसा कैसा रहेगा, ये C ऐसा कैसा है, H, ये R ऐसा कैसा है। यहां पे देखिए आप, एक बचा C, ये आपका डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है। और इधर क्या बचा है, इधर बचा आपका N, एक बचा है H, ये आपका C, ये आपका H हो गया, ये हो गया आपका R, और ये आपका हो गया COOH। ये देखिए, यहां पे आप देखिए, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है,
ये वाला जो पोर्शन आपको क्या हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है इसी वजह से दो अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो पूछा गया प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। क्लियर है? क्लियर कट है? चलिए भैया, तो ये क्वेश्चंस थे CUET 2023 में पूछे गए थे। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।